अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और आज हम डिस्कस करने लगे हैं वेव नंबर की वैल्यूज़ कि लाइमन सीरीज़ और बाल्मर सीरीज़ के लिए वेव नंबर की वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर आपको ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात याद हो तो हमने ऐसा कहा था कि जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटेशन के बाद जारी बात है उन्होंने डी एक्साइट भी होना है, तो जब वो वापस अपने लोअर इनर्जी ऑर्बिट में आते हैं तो लोअर इनर्जी ऑर्बिट में आने के दौरान वो कुछ रेडिएशंस इमिट करते हैं और इससे बनने वाला जो स्पेक्ट्रम है उसे कहते थे एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। अब वो जो रेडिएशन इमिट कर रहे हैं वो मुख्तलिफ रीजन्स में होती थी, जैसे उसके लिए फिर हमने कुछ उसको क्लासीफाई किया था मुख्तलिफ सीरीज़ में, लाइमन सीरीज़ और बाल्मर सीरीज़ के लिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन के बाद हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है, तो जारी बात है उसके लिए हमने कहा था कि वो रेडिएशन इमिट करेगा अल्ट्रावायलेट रीजन में, और उसके लिए जो सीरीज़ होगी वो होगी लाइमन सीरीज़। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि N1 यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिट कौन सा है जी? फर्स्ट, यानी इलेक्ट्रॉन ने डी एक्साइटेशन के बाद आना कहाँ पर है? फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट में। और N2 ये जो हायर एनर्जी ऑर्बिट यानी कहाँ से वापस आ रहा है? सेकंड ऑर्बिट से। तो उसके लिए वेव नंबर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो वेव नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर दर्ज कर चुके हैं। वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 क्रॉस 10⁻⁷ 1 डिवाइड बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई N2 स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो पर मीटर में, जारी बात है वेव नंबर के लिए जो यूनिट है वो पर मीटर होता है। तो अब देखें हमने यहाँ पर N1 की जगह पे 1 की वैल्यू पुट की, 1 स्क्वायर आया, और सेकंड ऑर्बिट की जगह पे हमने जारी बात है जहाँ से हायर एनर्जी ऑर्बिट जहाँ से भी आया वो, तो उसके लिए 2 स्क्वायर लिखा। तो जब इनको कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आया? 82.26 क्रॉस 10⁵ पर मीटर। यानी ये वेव नंबर की वैल्यू होगी कब? जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है कहाँ से? सेकंड एनर्जी ऑर्बिट से। कौन से एनर्जी वाले ऑर्बिट में? फर्स्ट एनर्जी वाले ऑर्बिट में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई वेव नंबर के लिए। अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है लेकिन जो हायर एनर्जी ऑर्बिट है वो थर्ड है, हमने कहा ना लाइमन सीरीज की जब हम बात कर रहे हैं तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट फर्स्ट ही रहेगा। हाँ, सेकेंड एनर्जी ऑर्बिट जो है यानी वो सेकंड लाजमी नहीं है, हम हायर एनर्जी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, वो सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, या फिर फोर्थ या इन्फिनिटी तक, जहां तक की भी हम बात करना चाहें कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू पहले की तरह 1.09678 क्रॉस 10⁻⁷, अब N1 की जगह पे हमने क्या पुट किया? 1 स्क्वायर, क्योंकि उसने फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट में वापस आना है। लेकिन सेकंड N2 स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? हायर एनर्जी ऑर्बिट, और वो कौन सा था यहाँ पर? थर्ड। तो उसके लिए भी हमने वेव नंबर की वैल्यू कैलकुलेट की और वो कितनी है? 97.49 क्रॉस 10⁵ पर मीटर। इसी तरह से अगर हमारे पास जो लोअर एनर्जी ऑर्बिट है वो फर्स्ट हो, जब तक हम लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट या लोअर एनर्जी ऑर्बिट जो है वो फर्स्ट ही रहेगा, और हायर एनर्जी ऑर्बिट ये 2, 3, 4, 5, 6 या इन्फिनिटी हो सकता है। अब यहाँ पर जो हायर एनर्जी ऑर्बिट है वो क्या है? इन्फिनिटी। तो अब वैल्यूज को पुट करते हैं 1.09678 क्रॉस 10⁻⁷ और 1 स्क्वायर, जारी बात है हमें N1 स्क्वायर की जगह पे यही पुट करना है, और N2 स्क्वायर की जगह पे हमने इन्फिनिटी को पुट किया तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1.09678 क्रॉस 10⁵ पर मीटर। तो ये वेव नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं हम किसके लिए? लाइमन सीरीज में। यानी अगर इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है तो इसकी जो वेव नंबर की वैल्यू है पर मीटर में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ख्वाह वो सेकंड एनर्जी ऑर्बिट से वापस आए, ख्वाह वो थर्ड से आए, फोर्थ से आए, या फिर इन्फिनिटी से आ जाए। अब हम बात करते हैं बाल्मर सीरीज की। बाल्मर सीरीज में जो फर्स्ट एनर्जी या लोअर एनर्जी ऑर्बिट है वो है सेकंड। देखिए यहाँ पर भी सेकंड लिखा है, यहाँ पर भी सेकंड लिखा है, ठीक है। और जो हायर एनर्जी ऑर्बिट है वो क्या है? थर्ड हो सकता है, जारी बात है सेकंड से ऊपर कौन से वाला होगा? थर्ड होगा, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर इन्फिनिटी। तो अब वेव नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने वही फार्मूला जो पहले इस्तेमाल किया था 1.09678 क्रॉस 10⁻⁷
1, अब यहाँ पर 1 लिखा करते थे, लेकिन बाल्मर सीरीज में यहाँ पर 2 स्क्वायर लिखेंगे, यानी n1 की वैल्यू यहाँ पर 2 रहेगी। और हायर एनर्जी ऑर्बिटल थर्ड हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर इन्फिनिटी हो सकता है। तो थर्ड एनर्जी ऑर्बिट यहाँ पे अगर था तो हमने उसका स्केयर लिया, हमारे पास वैल्यू आई 15.234 क्रॉस 10⁵ पर मीटर। इसी तरह से अगर हम n4 के लिए, यानी कि n1 = 2, n2 = 4, तो इसके लिए भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हमने डायरेक्ट यहाँ पर इन्फिनिटी की वैल्यू पुट की है, और इन्फिनिटी के लिए 1.09678 क्रॉस 10⁷, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। आंसर क्या आएगा इसके लिए? वेव नंबर के लिए वैल्यू जो आई है वो है 27.421 क्रॉस 10⁵ पर मीटर। इस तरह से हमने वेव नंबर की वैल्यूज कैलकुलेट की लाइमन सीरीज के लिए और बाल्मर सीरीज के लिए। अगर हम पास्टन सीरीज है या ब्रैकेट सीरीज है या पफर्ड सीरीज है, इनके लिए भी अगर वेव नंबर की वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहें तो यकीनन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। जाहिर बात है, बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ने के बाद हमने जो है वो एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर स्पेक्ट्रम की बात शुरू की। अब जाकर हम डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि जो नील बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था उसमें क्या क्या कुछ खामियां रह गई थी। तो सबसे पहली बात है स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोहर। कैसे? जैसे हाइड्रोजन एटम है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो और लिथियम की बात करें या हीलियम की बात करें, हीलियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन्होंने हीलियम को एक्सप्लेन नहीं किया बल्कि हीलियम आयन को, यानी जिसमें सिर्फ, अब देखिए हीलियम आयन जब एक इलेक्ट्रॉन हीलियम लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो जारी बात उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो बोहर एटॉमिक मॉडल उसको एक्सप्लेन कर सकता है। लिथियम की बात करें, लिथियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा तो वो भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाएगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो मतलब 4 रहेगा। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और अगर उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो ये भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो नील बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया वो सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए था। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो एटम हैं उनको बोहर एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो नील बोहर हैं उन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं किया बल्कि सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन किया, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ऐसे एटम्स को एक्सप्लेन किया या ऐसे आयंस को एक्सप्लेन किया। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम ऐसा मानते हैं, यानी नील बोहर ने कहा कि एटॉमिक मॉडल जो है फ्लैट होगा, लेकिन एक्चुअली जो एटॉमिक मॉडल है वो फ्लैट नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन जिस तरह से बोहर ने कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और वो उसका जो मॉडल उनका जारी बात है वो बताता है कि वो फ्लैट होगा एटम, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरी खामी हमारे पास ये आ गई। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे फाइन स्ट्रक्चर्स की। जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व किया गया तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि एक ही स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर डिवाइड हुई थी, यानी उसमें मजीद फाइन स्ट्रक्चर मौजूद थे। फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी एक जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन नजर आ रही थी वही स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट हुई थी, जो कि नील बोहर पहले स्पेक्ट्रोमीटर से नहीं देख पाए थे, लेकिन बाद में हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से जब उसको देखा गया तो वो फर्दर स्प्लिट हुई नजर आई हमें। अगर ऐसा है तो इससे ये पता चला कि सिर्फ एक क्वांटम नंबर यानी n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये नाकाफी है एक एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को या एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ओनली 1 क्वांटम नंबर इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस। यानी तमाम की तमाम स्पेक्ट्रल लाइन जो बन रही हैं, ये फाइन स्ट्रक्चर हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ n की वैल्यू से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, बल्कि उसके लिए कुछ और भी क्वांटम नंबर होंगे, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की। अगर हाइड्रोजन से बनने वाले स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिकल फील्ड की मौजूदगी में ऑब्जर्व किया जाए तो वो लाइन जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं और इससे बनने वाला स्पेक्ट्रम
जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की मौजूदगी में ऑब्जर्व किया गया है उसे कहते हैं, इस इफेक्ट को, स्पेक्ट्रल लाइंस का इलेक्ट्रिकल फील्ड की मौजूदगी में फर्दर स्प्लिट हो जाना, इसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड गिव स्पेक्ट्रल लाइंस आर फर्दर स्प्लिट इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, और ये इफेक्ट क्या कहलाया? स्टार्क इफेक्ट। अगर यही स्पेक्ट्रल लाइंस इनको देखें, एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उनसे बनने वाले स्पेक्ट्रम को अगर मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ऑब्जर्व किया जाए तो ये लाइन क्लोजली स्पेस्ड लाइंस में सेपरेट हो जाती हैं, और इससे बनने वाला जो इफेक्ट है उसे क्या कहेंगे, या ये जो इफेक्ट है इसे क्या नाम देंगे? ज़ीमान इफेक्ट। तो ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप बताएंगे अगर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिकल फील्ड की मौजूदगी में ऑब्जर्व करते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइन से फर्दर डिवाइड हो जाती है और इस इफेक्ट को हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। और अगर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ऑब्जर्व किया जाए तो स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट हो जाती है क्लोजली स्पेस्ड लाइंस में, और ये इफेक्ट क्या कहलाता है? ज़ीमान इफेक्ट। अब हम बात करेंगे समरफील्ड कंट्रीब्यूशन की। देखिए, एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड ने भी पेश किया था, फिर उसके बाद नील बोहर ने काम किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के हवाले से या कुछ खामियां अभी भी मौजूद थी। जारी बात है, इतने सारे डिफेक्ट्स हमने पढ़ लिए, कुछ कमी तो थी ना इसके अंदर, तो इसके बारे में समरफील्ड ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन पेश किया। और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? उन्होंने कहा कि ये फ्लैट नहीं होता एटम का मॉडल, बल्कि वो जो ऑर्बिट हैं वो एलिप्टिकल हैं। एलिप्टिकल मतलब बेज़वी, जैसे अंडा होता है ना, एग, उसी तरह के ऑर्बिट्स हैं। तो उन्होंने समरफील्ड का कंट्रीब्यूशन ये, उन्होंने कहा कि ये ऑर्बिट सर्कुलर स्फेरिकल नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं जी ये ऑर्बिट? ये ऑर्बिट एलिप्टिकल होते हैं, बेज़वी जिसे हम कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं, ये इस लाइन को समझाने के लिए ना यहाँ पर हम एक ये बेज़वी सामने एक स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है। हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं यहाँ से, यानी कि उसको डिवाइड कर लिया। अब ये इसका सेंटर है। तो अब न्यूक्लियस लाइज एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द इलिप्सी। ये इलिप्सी है, हमने कहा था इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये एक इलिप्सी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, यानी कि यहाँ पे मौजूद नहीं होगा सेंटर, बल्कि इस जगह पे मौजूद होगा, ठीक है। न्यूक्लियस लाइज कहाँ पर? एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ इलिप्सी, यानी किसी एक साइड पे मौजूद होगा इसके इलिप्सी के। तो इस तरह से समरफील्ड ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट की बजाय फ्लैट मॉडल पेश किया गया था, उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे, यानी ये जो समरफील्ड ने कहाँ से मामलात ये डिस्कस किए, कैसे बयान किया? उन्होंने कहा कि ज़मीन जैसे ये जो प्लैनेट्स हैं वो गर्दिश करते हैं अराउंड द सन, तो वो भी इन्हीं एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही मूव करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो हम उसी का जिक्र करेंगे। मतलब ये फिज़िक्स में आप पढ़ते हैं इस थ्योरी के बारे में कि सन के अराउंड भी जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उस बारे में हम तमाम वजाहत करते हैं। वो भी एलिप्सी और फोसाई की बात वहाँ पर की जाती है। तो लाइमन सीरीज़ और बाल्मर सीरीज़ में आपने वेव नंबर की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट की जाती है ये देखा। फिर उसके बाद देखा कि बोहर के एटॉमिक मॉडल में कौन कौन से डिफेक्ट्स थे, तो उनमें स्पेक्ट्रम जो है उसके बारे में बताया गया कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एक्सप्लेन नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करके बात ख़त्म हो गई उनकी। यानी उन्होंने हाइड्रोजन को ही डिस्कस किया था, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा हीलियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे हीलियम आइन बन जाएगा, लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो लिथियम आइन बन जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बचेगा इनके पास, तो इन्हीं को एक्सप्लेन कर पाए वो। फिर 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की, तो उन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ ये कह रहे थे ना फ्लैट है, सिर्फ इसी तरह सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, लेकिन ये 3 एक्सिस में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तमाम एक्सिस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही एक्सिस पे मूव करते रहते हैं, फ्लैट नहीं है एटम का मॉडल। और फिर फाइन स्ट्रक्चर, यानी अगर हम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं तो वो लाइंस फर्दर स्पेस्ड उनके अंदर, मतलब फर्दर स्प्लिट हुई थी, तो उनको एक क्वांटम नंबर के ज़रिए से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फिर ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट की बात हुई, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को अगर मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ऑब्जर्व किया जाए तो देखा ये गया कि वो
जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो क्लोजली स्पेस लाइन में स्प्लिट हो गई, और इस इफेक्ट को क्या नाम देते हैं, ज़ीमान इफेक्ट। और अगर यही स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रिकल फील्ड की मौजूदगी में ऑब्जर्व की जाएं तो ये भी क्लोजली स्पेस लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं, और इसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। और समरफील्ड कंट्रीब्यूशन यही कि उन्होंने कहा कि ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, फ्लैट मॉडल नहीं है, बल्कि ये तो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। और ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, ये जो न्यूक्लियस है उनके किसी एक फोसाई के साइड पे मौजूद होगा, यानी किसी एक कॉर्नर की तरफ मौजूद होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ ही हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।